माय डियर स्टूडेंट्स एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे एंड आप सभी लोग अपने घर पे आराम से रह करके स्टडी कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है इस लॉकडाउन को स्टार्ट होकर के, कुछ दिन और चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। सोचने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हमारे लिए, आपके लिए सिर्फ नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए अभी, राइट। ये एक लोकेलिटी के लिए भी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये सिचुएशन वैसा ही है। ये सिचुएशन कम्प्लीटली अभी कोरोना वायरस के कंट्रोल में है, तो हमें उसकी सुननी पड़ेगी। कुछ समय रुक जाइए, वैक्सीन आ जाएगा या फिर जब उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा तो ज़रूर लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम लोग फिर से एक बार एक क्लासरूम के अंदर बैठ करके फिर से हम सारे टॉपिक के ऊपर हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमें इस मीडियम के थ्रू ही एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। मेरा टीचिंग और आपका स्टडी, ये दोनों अभी हमारा यूट्यूब के माध्यम से ही हो रहा है और ये कुछ दिन तक और चलेगा। चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। हैव पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। देखो भाई, एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, अच्छे वक्त की बुराई ये है कि वो जल्दी चला जाता है। अच्छे वक्त की बुराई ये कि वो जल्दी चला जाता है, लेकिन बुरे वक्त की अच्छाई ये है कि वो भी जल्दी चला जाता है। कोई बात नहीं, समय थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे 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 ये हमारी ज़िंदगी से जाने वाला है। ये जो बुरा वक्त चल रहा है ना, सबकी लाइफ में चल रहा है, जाएगा। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। कोई बात नहीं, कीप ऑन स्टडिंग, बी इन टच। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन के साथ में। देखते हैं हमारा आज का सेशन क्या है। तो आज का जो सेशन हमारा है वो कम्प्लीटली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर है। LMVT इसका शॉर्ट फॉर्म है भाई। रोल्स थ्योरम आप लोगों का कवर अप हो चुका है एंड रोल्स थ्योरम में आप लोगों को पढ़ाया गया था उसके स्टेटमेंट्स के बारे में, उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो होता है उसके बारे में बताया गया था। एंड आई होप आप सारे के सारे बच्चों का वो कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्विंग सब क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आज उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि कम्प्लीटली हूबहू कहिए लगभग 90% तक LMVT उसके जैसा ही है। एंड इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि LMVT का ना स्पेशल केस था वो एक, कौन सा, रूल्स थ्योरम। कैसे है ये मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली 100% आई विल प्रूफ यू कि ये जो है एक जनरल फार्मूला है रूल्स थ्योरम के लिए, एक जनरल थ्योरम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं। अच्छा एक मिनट, स्टेटमेंट के पहले एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे ना लिखा हुआ सिंपल है। क्या लिखा है? सिंपल है। देखिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, किसी भी लेवल का कॉन्सेप्ट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो, हमेशा हर चीज़ का एक डिफ़िकल्टी होता है, एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। बट देखिए भाई, डिफ़िकल्टी लेवल कितना भी रहने दीजिए, आप अगर उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सोच रहे हो, उसको देख रहे हो, आपको वो अगर बहुत मुश्किल लग रहा है देखने से ही सिर्फ, है ना, और हम देख करके ही सरेंडर कर दे रहे हैं, मतलब वो हमसे 100% नहीं हो पाएगा। आपका जो सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो नज़रिया आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस, देखो अच्छी खराब नज़र से मतलब यहाँ पे नहीं है, नज़रिया अच्छा होना चाहिए का मतलब कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हो। मैंने किसी क्वेश्चन को देखा, मैं बोलता हूँ बहुत ही सिंपल है भाई। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चों को देखता हूँ मैं, जैसे उन्होंने क्वेश्चन देखा, अरे सर ये तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं बेटा, मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करो, आपसे हो पाएगा। और आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी ही नहीं जाएगी कभी जो आपने पढ़ा नहीं है। हाँ, जो चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो मैंने भी नहीं पढ़े हैं, वो भी पहली बार में देख करके मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर एक बार उसको पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत आसान हो जाता है। और ये सेम थिंग आपके ऊपर अप्लाई होता है। अपना नज़रिया सिर्फ बदलिए, नज़रिया एक बार आपका देखने का बदल गया, आपका एटीट्यूड बदल गया ना, क्वेश्चंस को या किसी भी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो बदल गया ना, तो अपने आप ही
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप पत्थर की लकीर मान लीजिए, 100% सॉल्व होगा। किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं आप, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आप उस सिचुएशन से, आप उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आएंगे आप। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, इंसान की नज़र का ऑपरेशन तो डॉक्टर कर लेगा, लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन कोई नहीं करेगा। नज़र एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आपका नज़रिया ठीक नहीं रहा ना, तो वहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिखेगा। इसलिए अपना नज़रिया किसी भी चीज़ को देखने का, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का, आप एक पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचो, यार ये तो मेरे लिए ही बना है, मैं इसको सॉल्व करके ही रखूँगा, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा शायद, जो मेरी लाइव क्लासेस में आते हैं, जिन बच्चों को मैंने टीच किया हुआ है, उन बच्चों को शायद अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कैसे भी सिचुएशंस आने दीजिए, कैसे भी क्वेश्चंस आने दीजिए, मेरा सबसे पहला लाइन होता है सिंपल है। एंड जो सिंपल है बोलना ना अपने आप में, भले कई बार ऐसे क्वेश्चंस कई बच्चे लेके आते हैं जो कि हायर लेवल का होता है, बहुत हायर लेवल का होता है, एडवांस में पूछे बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं। देख करके मेरे दिमाग में भी एक बार बिजली दौड़ती है, भाई ये वाला ना मुश्किल वाला क्वेश्चन है, पता है वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं उस सिचुएशन में उस बच्चे के सामने बोल दिया यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल है, इससे क्या होता है, पहली चीज़ कि वो मेरे अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला है, एंड सेकंड थिंग वो बच्चों के लिए भी एक नेगेटिव इफेक्ट बन के रह जाएगा, राइट। तो कहीं भी आप किसी भी सिचुएशन में हैं, हर सिचुएशन में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए, एंड चीज़ों को देखने का तरीका, सिचुएशन को समझने का तरीका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए आपके अंदर। आप किसी भी प्रॉब्लम से हमेशा बाहर आ पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट्स के साथ में। स्टेटमेंट इसका क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पे आऊँगा कि स्टेटमेंट को अगर आपने एक बार समझ लिया, उसके बाद आपको इन सारे स्टेटमेंट्स का एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के साथ में कि किस तरीके से इन सारे स्टेटमेंट्स को ज्योमेट्रिकली हम सिग्निफाई कर सकते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट पे मैं आता हूँ। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, देखो रोज समय में भी यही पढ़ा था हमने, है ना, क्या पढ़ा था, इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सेम थिंग है क्या यहाँ पे, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इट्स डोमेन, है ना। डोमेन यहाँ पे ए बी लिया हमने, तो यहाँ पे कह दिया ए बी सच दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, वहाँ भी सेम था। इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, वहाँ भी सेम था। अभी इन दोनों का एक्सप्लेनेशन रोल्स थ्योरम जब आपको पढ़ाया गया था तो बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया था, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था। जिन बच्चों का क्लियर नहीं है या फिर जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया अभी तक, पहले जा करके आप रोल्स थ्योरम के बारे में सीख लीजिए, वहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत आसान लगेगा आपको फिर ये। तो ये दो स्टेटमेंट सेम है, राइट, और ये दोनों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे दिया जा चुका है रोल्स थ्योरम के टॉपिक पे। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से डिफरेंस आता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, कह रहा है एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, कि दोनों इस बार डिफरेंट हो गया भाई। एफ ऑफ ए जो वैल्यू रहेगा एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, तो क्या कह रहा है, कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब वैल्यू वही है, एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। चलिए, अच्छा ये ठीक है भाई, ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, आते हैं ज्योमेट्रिकली हम इसको देखते हैं ना, समझिए इस चीज़ को। कह रहा है एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, पहला और दूसरा क्या वहाँ पे सिग्निफाई हो रहा है, देखते हैं भाई। कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी दिख रहा है बच्चे लोग, ए से लेके बी तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन एक स्ट्रोक में ड्रॉ किया गया है, कहीं पे कोई ब्रेक है फंक्शन में नहीं है। अगर डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आई फंक्शन में, कोई ब्रेक नहीं है फंक्शन में, इट मीन्स दैट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट। अच्छा, दूसरा, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं फिर से बताया जा चुका है। एंड यहाँ पे देखो कि कर्व जब ये ड्रॉ की हो तो आपने एक सिंगल स्ट्रोक में स्मूथ कर्व ड्रॉ किया है, आपने इस तरह का जिगजैग कर्व नहीं ड्रॉ किया है जहां पे कि शार्प कॉर्नर आया हो, राइट, क्योंकि शार्प कॉर्नर्स जहां जहां पे आते हैं ना ग्राफ पे,
किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो जहाँ पे भी शार्प कॉर्नर है ना वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये x इक्वल्स टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, ये जेईई में पूछा गया था बहुत पहले। हालांकि इसके एरिया के बारे में पूछा गया था कि एरिया क्या बनेगा, बट इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछा गया था एंड उसमें पूछा गया था कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये जो है ना, ये इस तरीके का एक ग्राफ देखे जाता है बच्चे, है ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है -1 और ये होता है -1। तो ये 3 जगहों पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। कहाँ कहाँ पे? तो एक -1 पे कॉर्नर बना, और कहाँ पे? तो 0 पे, और कहाँ पे? तो 1 पे, है ना। ये 3 जगह पे कॉर्नर बन रहा है। तो ये 3 जगहों पे ये क्या रहेगा? नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ कहाँ पे? एक -1 पे, और एक 0 पे, और एक 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ये 3 पॉइंट पे। देखिए कुछ बच्चे ना अभी सोच रहे होंगे सर कॉर्नर तो 4 है, आप 3 क्यों बोल रहे हो? अच्छा, राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा यार। यहाँ पे कॉर्नर 4 दिख रहा है कि नहीं? कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो फिगर ड्रॉ किया गया ना इसमें, ये कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। अच्छा, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तब हम x की वैल्यू पे बात करते हैं, राइट, कि x के किस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है, x के किस वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। जैसे आप देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ x जब लिया था हम लोगों ने, है ना, तो हमने ये बोला था कि x इक्वल्स टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बच्चे, राइट। उसी तरीके से ये ना -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और इस पॉइंट पे समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला पॉइंट x का, एक 0। अच्छा, अब 0 के करस्पॉन्डिंग 2 कॉर्नर्स आने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सारे कॉर्नर्स आ सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड तीसरा 1 पे, राइट। सो ये 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। सो इन शॉर्ट बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने a से b के बीच में कर्व ड्रॉ किया है ना, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, तो क्या हमारे पास किसी भी तरह का कॉर्नर पॉइंट बना? नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना था, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड ना, अगर किसी भी तरह का कोई कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे नहीं बन पाया है, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड पॉइंट सही है। तीसरे पॉइंट पे आएगा, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है, मतलब ये वाली जो हाइट है ना ये एफ ऑफ ए, और ये वाली जो हाइट है ना ये एफ ऑफ बी। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, है ना, दिख रहा है, मतलब ये यहाँ तक सही है। कह रहा है देन there exists at least one point x equals to c where c belongs to open interval ab such that f dash of c। अच्छा, f dash of c का मतलब क्या? f dash of c का मतलब होता है, f dash of c का मतलब होता है slope of tangent। कहाँ पे? tangent at x equals to c on the graph of the function y equals to f of x, right। तो ये होता है f dash of c का मतलब। तो f डैश ऑफ c किसकी इक्वल होगा? तो इसकी इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ना ये f डैश ऑफ c की इक्वल रहेगा, ये कह रहा है। चलिए अब हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो कह रहा है वो सही है या कुछ इसमें चेंजेस आने की चांसेस हैं। लेट्स चेक इट। चलो भाई, ये f ऑफ a समझ में आया कि ये वाली हाइट है, f ऑफ b ये समझ में आया कि ये वाली हाइट है, a वाला दिख रहा है कि पॉइंट ये a है, ये वाला दिख रहा है कि ये पॉइंट b है, मतलब a, 0 इसका कोऑर्डिनेट, b, 0 इसका कोऑर्डिनेट। तो a के करस्पॉन्डिंग f ऑफ a हाइट मतलब p का कोऑर्डिनेट a, f ऑफ a रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b, 0 मतलब ये वाली हाइट f ऑफ b है, तो q का कोऑर्डिनेट b, f ऑफ b हो जाएगा। ये सारे बच्चे जानते हैं, समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। यहाँ पे मैंने p और q को ज्वाइन किया है, तो p और q को ज्वाइन किया तो क्या बनेगा? ये तो सीकेंट बनेगा ना, पी क्यू इज अ सीकेंट। तो इसका स्लोप यहाँ लिखा है मैंने कि सीकेंट पी क्यू का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। सही बात है, ये वाला ना 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं आप, ठीक है, कि डिफरेंस ऑफ वाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स हम करते हैं ना, तो हमारे पास क्या मिलता है? स्लोप। अच्छा, तो इसका स्लोप ये आ गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है
कि अगर ऐसा हुआ ना तो ये जो टेंजेंट का स्लोप, कोई तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से कहाँ, ए से बी के बीच में कोई तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कि टेंजेंट का स्लोप इस सीकेंट के स्लोप के इक्वल रहेगा। लेट्स चेक इट। अच्छा, ये हमारा सीकेंट है। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं यहाँ पे एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरीके का। मान लीजिए कि ये वाला ए है, ये वाला बी है। अब चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के, है ना, ए से लेकर के बी के बीच में क्या पॉइंट कोई एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे कि इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है कर्व के ऊपर। चेक करो भाई, ये मतलब ये बिल्कुल एक तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, राइट, खाली एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे इसके पैरेलल एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया और ये एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और चेक करोगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए नीचे, तो यहाँ पे जो पॉइंट सी मिला ना वो ए और बी के बीच में ही रहेगा। बिल्कुल सत्य वचन, ठीक है, कि एफ डैश ऑफ सी होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया भाई कि यहाँ पे क्या है, सेकेंड पी क्यू इज पैरेलल टू टेंजेंट, व्हाट, टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू सी, है ना। सेकेंड पी क्यू इज पैरेलल टू टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब ये पॉइंट आर पे है ना, दैट इज पॉइंट आर, यहाँ पे लिखा है दैट इज पॉइंट आर ऑन द कर्व, राइट। तो पॉइंट आर यहाँ पे जो लिया है ना, ये पॉइंट पे टेंजेंट जो है ये सेकेंड पी क्यू के पैरेलल है। और अगर पैरेलल है बच्चे तो दोनों का स्लोप सेम होगा, है कि नहीं। अगर पैरेलल है मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, विच टेंजेंट, टेंजेंट एट आर, राइट। वही तो है भाई, ये हो गया सेकेंड का स्लोप और ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए किसके इक्वल आया, तो ये इक्वल आया एफ डैश ऑफ सी के, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम के जैसा ही है कि नहीं है, अच्छा नहीं, उल्टा, इसके जैसा रोल्स थ्योरम है कि नहीं है समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा कैसे सर, तो ये ऐसे देखिएगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे जो कंडीशन लिया गया था बच्चे, है ना, वहाँ पे कंडीशन क्या लिया था आपने, वहाँ पे कंडीशन लिया था कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। एलएमवीटी हो चुका है आपका। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये एलएमवीटी जो है रोल्स का रोल्स जो है एलएमवीटी का स्पेशल केस कैसे है। तो मैंने एलएमवीटी में क्या किया कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कर लिया, कर लीजिए। तो ये क्या आएगा, ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस, ये तो एफ ऑफ ए है ही, तो ये क्या आएगा 0 बाई बी माइनस ए, मतलब 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। वहाँ पे आया था कि नहीं, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, देखिए ना, आप इसको ए कर लीजिए, 0 आ गया, राइट। तो रोल्स थ्योरम जो है एक स्पेशल केस है किसका, एलएमवीटी का। तो अगर आप एलएमवीटी को अच्छी तरीके से समझ जा रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ एलएमवीटी को आप ध्यान में रखिएगा। अगर एलएमवीटी को ध्यान में रख रहे हैं आप, मतलब आपके लिए रोल्स थ्योरम कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। आप रोल्स थ्योरम बहुत ईजी तरीके से समझ जाओगे। वैसे वर्षा है भाई, है ना, आप किसी एक को याद रखिए, दोनों आप अपने आप आपको याद रहेगा, ठीक है। किसी एक को याद रखिए, दोनों ही आपके कॉन्सेप्ट में हमेशा घुस के रहेगा, ये मान लीजिए पत्थर की लकीर है। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ज़रा बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, और देखते हैं कि लैग्रेंजिस मीन वैल्यू के ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपने रोल्स में देखा था कि वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला तो ये पूछा गया था कि भाई रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर गया, उसके बाद क्या दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आया था कि फंक्शन में या तो कुछ अननोन रहेगा, या तो, है ना, कहाँ पे इंटरवल का कोई तो एक वैल्यू है ना, वो अननोन रहेगा। तो अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, या तो आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना होगा, या तो अननोन वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा। बस ये दो केस हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए मैंने, और दोनों ही क्वेश्चन में आपको सेम काम करना है। काम है कि आपको एलएमवीटी वेरीफाई कर रहा है, आपको ये चेक करके बताना है, ठीक है। चेक कर लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले सवाल के ऊपर आते हैं। पहला सवाल कह रहा है एफ एक्स जो है ये x-1, x-2 और x-3 है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिया है 0 to 4। देखिए बच्चे, यहाँ पे जो ये फंक्शन जो दिया है ना, ये क्या है, ये प्योर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये कहीं पे भी 0 से 4 के बीच में कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला है।
तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो भाई कि कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आपको ना एक डेफिनाइट वैल्यू मिलेगी, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, है ना, द गिवन फंक्शन, ऐसे लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज एन अलजेब्राइक, कैसा है, अलजेब्राइक फंक्शन है बच्चे, है ना, अलजेब्राइक फंक्शन। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लो, इट इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे, ओपन इंटरवल 0-4 डाल दो, ना 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 ना, गलत हो जाएगा सर, 0 to 4 क्लोज डालिए आप, है ना। दूसरा, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन खुला इंटरवल 0 to 4, है ना। अच्छा, तीसरा आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या f ऑफ a, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 0 है, पहचान लीजिएगा। ये जो इंटरवल दिया रहता है ना, वहाँ से समझना सीखिएगा कि 0 to 4 है, मतलब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 4, तो f ऑफ 0 एंड f ऑफ 4 इक्वल नहीं होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 रख लीजिए यहाँ पे, तो ये आएगा 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। f ऑफ 4 क्या आएगा, चेक कर लीजिए, 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो प्लस ये +6 आएगा, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है बच्चे, नहीं सेम है। लिख लेंगे, सिंस हियर f डैश ऑफ, सॉरी f है भाई, f है, डैश पे बाद में जाना अपने को, है ना, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 4 नहीं है, ठीक है। देयरफॉर नाउ, अब क्या कहता है कि अगर इक्वल नहीं हुआ देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट फ्रॉम a to b, मतलब यहाँ पे 0 से 4 के बीच में, राइट। फ्रॉम a to b देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट x इक्वल टू c such that f dash of c is equals to f of b minus f of a and by b minus c। सर 40 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे b 4 है, a 0 है, इसलिए लिया भाई। बोलते फॉर्मूला सिर्फ है ना, फॉर्मेट पकड़ने के लिए आपको, और वैल्यूज जो है वो लिख लिया मैंने। तो f डैश ऑफ c, चलो इसको इक्वेशन नंबर या फिर एक और स्टेप करते हैं। f डैश ऑफ c क्या होगा बच्ची, f ऑफ 4 क्या आया, तो +6 है, f ऑफ 0 क्या है, तो -6 है, तो 6 - 6 बाय 4, ये आएगा 12/4, इट मीन्स 3। सो f डैश ऑफ c इज 3, है ना। ये इसको ना आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। चलो fx को अब डिफरेंशिएट करो। fx क्या था, fx था x - 1, x - 2, x - 3। डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा क्योंकि f डैश ऑफ c को इक्वेट करना है भी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो डायरेक्टली u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन होता है, u का डिफरेंशिएशन है एंड इंटू वी डब्ल्यू, प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू यू डब्ल्यू एंड प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन। हम वैसे नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ा है आपको यहाँ पे इस तरीके, इस वजह से सिर्फ नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करो तो x - 1 x - 2 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x² माइनस एंड 3x एंड +2 बचेगा एंड इंटू x - 3 बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो ये आएगा x³ है ना, और x² का टर्म एक यहाँ से मिलेगा, तो -3x² - 6x², x का टर्म अगला क्या आएगा, तो माइनस प्लस 9x आएगा और +2x आएगा, 11x आएगा, बाकी कांस्टेंट टर्म -6 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल ब्रेक वगैरह सब कुछ कर लिया भाई, है ना। ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये टर्म आया, ओके। अच्छा अब क्या करेंगे, तो ये f डैश x आया है ना, तो ये fx आया, बार बार f डैश पे क्यों जा रहे हैं यार। अब f डैश x फाइंड कर लीजिए आप, तो ये क्या आएगा, 3x² आएगा, -12x आएगा एंड +11 लिखेंगे, तो f डैश ऑफ c क्या लिखिएगा, 3c² - 12c + 11। इक्वेशन नंबर 1 से है ना, फ्रॉम 1 3c² - 12c + 11 कैन इट बी रिटन एज +3 है ना, तो 3c² - 12c + 8 इज 0, 8 3s are 24। अच्छा अब क्या हुआ, c का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो c का वैल्यू, अच्छा फैक्टराइज नहीं होगा यार, 24 के 2 फैक्टर्स जिसका कि सम या डिफरेंस 12 माइनस आना चाहिए, नहीं होगा, है ना। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे आप डायरेक्टली c का वैल्यू फार्मूला मेथड से निकाल लीजिए, तो c इज इक्वल्स टू -b + -√√2
बी स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4ac मीन्स 4 3 is 12, 8 is 96 एंड डिवाइडेड बाई 2a मीन्स c का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 12 प्लस माइनस 144 माइनस 96 अगर करेंगे ना तो मुझे जैसा लग रहा है कि 50 आएगा ना क्या कर रहे हैं अपन, 50 नहीं आएगा, ये क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, तो 48 आएगा। 48 को आप 4√3 तो लिख ही सकते हो n बाई 6, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए, 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा क्या 6 प्लस माइनस 2√3 एंड बाई 6। हाँ नहीं अब ये 3 बचेगा, है कि नहीं। सो यहाँ से c के 2 वैल्यूज मिलेगा, एक मिलेगा 6 प्लस 2√3 एंड बाई 3 एंड दूसरा क्या मिलेगा 6 माइनस 2√3 बाई 3। अच्छा, समझने का आसान तरीका और बता रहा हूँ मैं, है ना। अभी सोचिएगा ज़रा कि मैं समझने का थोड़ा सा और आसान तरीका आपको समझा ही दे रहा हूँ भाई कि 6/3 क्या आएगा, तो ये आएगा सर 2 आएगा, है ना। तो c का वैल्यू क्या आएगा 2 एंड प्लस ये आएगा 2/√3, है ना, 2/√3 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा c का, ये आएगा सर 2 माइनस 2/√3, है ना। तो 2 प्लस 2/√3 एंड 2 माइनस 2/√3 चेक करते हैं कि कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये इंटरवल हमारे पास जो 0 to 4 दिया है, मैं 0 to 4 इंटरवल कहीं पे तो दिखा ले रहा हूँ, थोड़ा जगह ढूंढ लेते हैं, कहीं कहीं तो जगह ढूंढेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये 0 लिया, ये यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। तो 0 से 4 के बीच में, है ना, 0 से 4 के बीच में, अच्छा 2 प्लस 2√3 क्या आएगा, तो ये आएगा 2 प्लस 2/√3 मतलब 2/√3 मतलब 2/1.732, है ना। तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, बट जो भी रहेगा 2 से तो काफ़ी छोटा रहेगा, तो ये वैल्यू आएगा 3 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे कहीं 3 आएगा भाई, है ना, यहाँ पे कहीं 3 आएगा, तो 3 की यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये वाला वैल्यू एक c आया। और एक दूसरा वैल्यू ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2 माइनस, है ना, 1 पॉइंट, वापस वही चीज़ है ना, कुछ तो आएगा, राइट। तो 2 में से अगर एक से छोटा, मान लीजिए मैं सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 1 पॉइंट कुछ ऐसा है भाई, है ना, 7 आया, राइट, 7 तो नहीं आएगा यार, है ना, 1.1 आया सपोज, ठीक है। तो 1.1 अगर आया तो ये क्या बचेगा 0.9 बचेगा, ठीक है। तो 0.9 बचा मतलब ये 0 जो भी रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बचेगा दूसरा वाला 0 पॉइंट, है ना, 9 वगैरह कुछ भी रहेगा यहाँ पे बचेगा। तो ये एक वैल्यू C1 यहाँ पे है और C2 यहाँ पे है। क्या यहाँ पे C1 C2 दोनों 0 से 4 के बीच लाई किया कि नहीं किया, समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारे पास 2 वैल्यूज आए थे, कौन कौन से, 2 प्लस, है ना, यहाँ पे 2 वैल्यूज आए थे, पहला आया था 2 प्लस 2/√3 और दूसरा आया था 2 माइनस 2/√3। ये दोनों के दोनों वैल्यूज 0 से 4 के बीच लाई कर रहे हैं, देयरफॉर हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस, यहाँ लिख लीजिएगा सिंस, पहले लिख लीजिएगा सिंस, है ना, C1 C2 बिलोंग्स टू 0 to 4, है ना, देयरफॉर LMVT वेरीफाइड, राइट। इस तरीके से वो बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये हमने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व किया। जिस तरीके से हम लोग रोल्स थ्योरम में 0 के लिए सॉल्व करते थे, f' ऑफ c इक्वल्स टू 0 करते थे, राइट। यहाँ पे f' ऑफ c फाइंड आउट कर लेंगे एंड इसको इक्वल कर लेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a की, एंड वहाँ से हमारे पास c का वैल्यू आएगा। जस्ट हमें चेक करना है कि जो c आया है वो दिए हुए इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, किया तो वेरीफाई कर गया, अगर नहीं किया तो वेरीफाई नहीं किया भाई, करेक्ट। इतना काम करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल वही है, सेम है, रहने दिया वैसे सेम इसको। f(x) इक्वल्स टू दिस एंड चेक करना है 4 to 5 के बीच में। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ना ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मतलब px बाई qx के फॉर्म में, और कंडीशन क्या होता है ना कि रैशनल फंक्शन में x माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, जो कि सही भी है। हमारे पास जो डोमेन दिया है 4 से लेकर 5 के बीच में है, तो क्या इसमें 4 to 5 के बीच में, है ना, ये 4 है कहीं और ये 5 है, इसके बीच में 3 कहीं आएगा नहीं, 3 तो पहले ही आ चुका होगा कहीं तो, है ना। मतलब ये डोमेन में ये फंक्शन डिफाइन है और ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, है ना,
इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला आप स्टेटमेंट लिखिएगा, है ना, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। सिंस द गिवन फंक्शन, क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज, क्या भाई कैसा है ये बताया आपको, रैशनल फंक्शन है ना। रैशनल फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप है, रैशनल फंक्शन, एंड इट इज डिफाइंड ऑन 4 to 5, राइट। देयरफॉर इट इज कैसा रहेगा, तो कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 4 to 5 एंड दूसरा इट इज क्या, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 4 to 5, राइट है बच्चे, बिल्कुल सही है सर। अभी तीसरा चेक क्या करना पड़ेगा आपको, तीसरा चेक ये है कि एफ ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये 5 बी का रोल प्ले कर रहा है और 4 ए का रोल प्ले कर रहा है। तो एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 4 कर दीजिए पुट यहाँ पे 4, तो 4 - 1 बाई 4 - 1 बाई 4 - 3 बाई 1 म्हणजे काय, मतलब 3, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ 5, व्हाट इज एफ ऑफ 5, देखते हैं। एफ ऑफ 5 फंक्शन में 5 रख लीजिए एक्स की जगह पे, सो 5 - 1 बाई 5 - 3 म्हणजे काय, 5 - 1 इज 4 एंड बाई 2 दैट इज 2, इज इट राइट, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो यहाँ पे क्या एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 है, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो अगर नहीं है सर तो आप क्या करिएगा, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे बच्चे, है ना, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5 where f dash of c equals to f of b minus f of a by b minus a, राइट, सही बात है। तो चलिए कर लीजिए आप, मतलब f dash of c किसकी इक्वल आना चाहिए, तो f of 5, what is f of 5, so 2 minus f of 4 is 3 by 1, so 2 - 3 is -1 by 1 is -1, राइट है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने यहाँ पे वापस लिख लिया f dash of c is equals to -1, इक्वेशन नंबर 1 के लिए, करेक्ट है। अब इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम हमारा होगा कि अब चेक करूँगा कि यहाँ पे जो f डैश ऑफ c इक्वल करने के बाद c का वैल्यू आएगा। अच्छा, fx क्या था हमारे पास, हमारे पास fx था x - 1 बाई x - 3, ठीक है। तो f डैश x पहले फाइंड आउट कर लीजिए, ये क्या आया, तो नीचे में x - 3 द होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू x - 3 एंड माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू x - 1, बिल्कुल सही बात है सर। So x - 3 minus x and plus 1 by x - 3 the whole square is anything that is getting cancelled, yes, we'll cancel it. So -2 by x - 3 the whole square that is equals to, अरे कुछ नहीं यार, ये f dash of x है ना, मीन्स f dash of c क्या लिखेंगे आप बच्चे, आप लिखेंगे -2 by c - 3 the whole square, right? So now from equation number 1, so from इक्वेशन नंबर 1 डैश ऑफ c मतलब -2 बाय c - 3 द होल स्क्वेयर इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, या फिर चलो कैंसिल किया तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू c - 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, c - 3 का वैल्यू +-√2 के इक्वल होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ से ना 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, एक आएगा c = 3 + √2 और एक आएगा c = 3 - √2। 3 + √2 का मतलब समझिएगा कि क्या होता है 1.414, मतलब 4.414 आएगा, और ये 3 - 1.414 मतलब 1 समथिंग है ना, क्या आएगा भाई, तो 5-6 कुछ ऐसे आएगा, है ना, राइट। 414 है ना, तो बच्चे ये 41 बोले तो 59 है ना, लगभग ये 58 के आसपास आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू, अब हमारा इंटरवल क्या था, हमारा जो इंटरवल था वो था 4 to 5 के बीच। क्या ये दोनों वैल्यू 4 to 5 के बीच आ रहा है, चेक करिए, ये वैल्यू कहाँ है 4.414 मीन्स 4.1 है ना, 4.414 कहीं
4.5 है ना, 4.5 के पहले रहेगा थोड़ा है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये C1 रहा होगा, इसको C1 के लिए, इसको C2 के लिए, ठीक है। एंड 1.58 कहाँ रहेगा यार, तो 1.58 तो बहुत पहले रहेगा सर, ये रहेगा यहाँ पे C2 है ना, तो ये तो हमारे इंटरवल में आया ही नहीं, हमारा इंटरवल तो यहाँ से यहाँ के बीच क्या रहा है ना खाली ये 4 to 5, तो उसमें सिर्फ C1 लाई किया, मतलब C1 = 3 + √2। तो क्या कहता है कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करना चाहिए, स्टेटमेंट में ये था है ना कि देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ C वेयर f' ऑफ C = f of b - f of a by b - a, राइट। अच्छा, अच्छी बात है, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया, हो गया काम खत्म, स्माइल, राइट। तो ये आंसर आ गया आपका, बहुत ही सिंपल सा यार, मैंने बोला ना सिंपल है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट है, जब आपको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल ये हमारे पास है, वेरीफाई LMVT फॉर fx = x + 1/x ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 to 3। बढ़िया, सबसे पहला काम जो हमारा होता है भाई ये है ना, ये 2-3 स्टेप जो होता है हमेशा कॉमन करना है आपको। पहला लिख लेना है कि कैसा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, तो चेक करना है कि ये अनडिफाइन कहाँ होता। अगर x = 0 होता ना तो अनडिफाइन होता, मतलब x ≠ = 0 चाहिए, राइट। तो इंटरवल जो है ना 1 से 3 के बीच का है, तो 1 कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा और 0 कहीं इसके पहले आएगा है ना, मतलब 0 तो बाहर है। हमारे पास इंटरवल खाली ये है, इसमें खाली फंक्शन लिया है, तो इसमें कम्प्लीटली डिफाइंड है। तो लिख लिया भाई, द गिवन फंक्शन इज एन अलजेब्रिक फंक्शन एंड डिफाइंड ऑन 1 to 3, देयरफॉर पहला इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3 एंड f of 1, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो f of 1 क्या आएगा, 1 + 1/1 मतलब 2, f of 3 मतलब 3 + 1/3 मतलब 10/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्लियरली दिख रहा है कि 2 और 10/3 इक्वल नहीं है, ये मतलब होता है बच्चे 3.33 होता है जी, ठीक है। तो इक्वल नहीं है मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x = c that will belong to the open interval 1 to 3 such that f' of c is equals to f of 3 - f of 1/3 - 1। तो वैल्यूज यहाँ से हमने वहाँ पे रख लिए, पुट कर लिए सिंपली है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आपके पास f' of c का वैल्यू 2/3। नाउ fx क्या था, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। तो अच्छा, मतलब इसका जो वैल्यू है ना, राइट, हमने c लिया है तो चलो भाई c में कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 यहाँ पे ये c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा c है ना। तो ये वाला वैल्यू f' of c क्या है, 2/3 है, मतलब 1 - 1/c² 2/3 की इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 सब कुछ कर रहे हैं। तो 1/c² किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, तो आप देख लीजिए, आप 1/c² को उधर लेके गया और 2/3 को इधर लेके आया, तो ये बचेगा 1 - 2/3 = 1/c², इस प्रकार से है ना। तो 1/c² बचेगा 1/3 की इक्वल, c = ±√3। ओके, अच्छा, अब क्या किया, चूंकि x 1 से 3 के बीच है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, दिखा दिया कि 1 से 3 के बीच का वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू खाली। और चेक किया मैंने कि जो ±√3 आया था वो कहाँ पे लाई कर रहा है ना। तो पहला √3 कहाँ पे आया, तो 1 से 3 के बीच में ही आया। √3 मतलब जानते हैं 1.732 होता है बच्चे, राइट है। तो 1.732 इसके बीच में रहेगा। एंड ये वाला, अरे रे रे, ये तो पहले आ गया है ना, बहुत 0 के भी पहले आएगा, 0 कहीं यहाँ आया होगा तो उसके भी पहले आ गया, मतलब ये तो हमारे इंटरवल में लाई ही नहीं किया। ओके, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई किया क्या, LMVT को सेटिस्फाई किया क्या, बिल्कुल किया। क्या कहा था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट वन, तो एक तो आ गया ना यार, हो गया काम। सो लिख लेंगे therefore here c is equals to +√3 that belongs to कहाँ से कहाँ, तो 1 to 3, therefore LMVT verified। क्या हो गया बच्चे, verified for the given function, for the given function। इस प्रकार से हम लोग LMVT के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का समस्या, कठिनाई कोई भी नहीं आया होगा। अगर आया होगा दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखिए लेक्चर को। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो हमें शायद वहाँ पे प्रॉब्लम आता है थोड़ा,
बीइंग अ टीचर मैंने इस चीज़ को शायद 50 बार, 100 बार, 1000 बार कर लिया है मैंने। मुझे तकलीफ़ नहीं आती। मेरे तरफ से जितना बढ़िया होता है और जितनी सिंपल से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना होता है बच्चों को, जो कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को मैं करता हूँ। लेकिन अब चूँकि हर बच्चे की, मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जो कल पढ़े हैं शायद आज भूल गए होंगे, हम उनके ऊपर वश नहीं है भाई, वो गॉड गिफ्टेड होता है। कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा डिवाइंड करके देखिए, दोबारा समझ जाएंगे आप, ठीक है, दोबारा रिकॉल करिए। चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए एंड आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। हर बार यही कहता हूँ, आपका फीडबैक जो रहता है, जितने भी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के पर्सनल कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सुन करके सच में मेरे दिल को सुकून मिलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, दैट इज़ रियली अ नोबल कॉज। एंड सही बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और इंडिया में हर एक कॉर्नर के बच्चे इस चीज़ को देख पा रहे हैं। कुछ बच्चों का बिहार से कॉल आता है, जो जान पहचान के, उन लोगों का ही कॉल आ रहा है जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा, उनके रिलेटिव्स ने देखा, उनके जूनियर्स ने देखा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि स्प्रेड हो रहा है, बहुत सारे बच्चों तक ये चीज़, जानकारी पहुंच पा रही है। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं टीच कर पा रहा हूँ एंड उनको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, thanks a lot for your precious feedbacks and likes and comments, and I expect it will continue for a long time and completely I dedicate myself for my students, I dedicate myself for teaching, I dedicate myself for our society, I dedicate myself for my country. So I will keep on continuing this noble cause, and along with this I just want to say one thing to all the students: never surrender yourself. कभी भी आपको सरेंडर नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के। मैंने शुरुआत में ही बोला था, कभी भी आपको हार नहीं मानना है। प्रॉब्लम्स कितने भी मुश्किल आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। आप तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बच्चे, एक क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। और देखो, ऐसा भी नहीं कि अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप वहाँ पे हताश हो जाओ, आप वहाँ पे नर्वस हो जाओ कि यार हमसे एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। एक क्वेश्चन नहीं है जो आपका लाइफ डिसाइड करेगा, एक क्वेश्चन नहीं है जो आपका पूरा सिलेबस डिसाइड कर रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन है यार। एक बस रास्ते चलते ना, एक छोटा सा पत्थर आ गया आपके सामने, आप उस पत्थर को देख करके डर रहे हो कि कहीं इस पर पैर रखा तो मेरे पैर में चुभेगा तो नहीं डरना है, उस पत्थर को क्रॉस कर जाओ। बस एक छोटा सा स्टेप आपको आगे लेना है, क्रॉस कर चाहिए ना, उसके बाद उस पत्थर के बारे में सोचेंगे नहीं। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम भी उसी पत्थर की तरह है कि जब हम पत्थर के ऊपर पैर रखने से डर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम उस प्रॉब्लम के ऊपर आने से डर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढो ना। पत्थर मिला, सॉल्यूशन क्या था? एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। प्रॉब्लम मिला, ये नहीं कि प्रॉब्लम को छोड़ के आगे बढ़ो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ो, ढूंढो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से हर एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने ढूंढना सीख लिया तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही छोटा दिखेगा। पता है, प्रॉब्लम्स बेसिकली एक छोटे से पत्थर जिसकी बात की ना, वैसा ही होता है। अगर मैंने नीचे से देखा उसको, है ना, मैंने नीचे से उसको देखा तो मैं देखा कि बहुत छोटा सा पत्थर है। अगर मैं उसी पत्थर को उठा करके मैंने अपने आँखों के पास रखूँगा, पूरी दुनिया ढक जाएगी एंड फिर वो पत्थर हमारे चट्टान बन जाएगा, बहुत बड़ा पर्वत बन जाएगा, राइट। फिर उसको सच में क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम्स वैसे ही होते हैं कि प्रॉब्लम्स को ना नीचे पड़े हुए पत्थर की तरह ही रहने दो, आप उसको जस्ट क्रॉस कर जाओ। क्लियर? तो कोई भी तकलीफ है, अगर किसी भी तरह का कठिनाई हो, ऑलवेज आई वेलकम ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई व्यूअर्स to ask any kind of doubt, to ask any kind of problem and to share any kind of problem with me. So my dear students, I am stopping my lecture over here today, and in the next lecture we will start with the new topic, a fresh topic of the application of derivatives only, that is increasing and decreasing function, and that is really very interesting topic। and उस लेक्चर का वेट मुझे बहुत रहता है, हर बार रहता है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड के कैलकुलस को मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे ज़्यादा एगरली जो वेट करता हूँ ना, ये टॉपिक होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली का केयर करिए, अपने आप का केयर करिए। एंड एट लास्ट आई वुड जस्ट से keep watching BST, keep learning from BST, keep subscribing BST, keep sharing BST, and keep showering your love and your affections on BST. Thank you. Thanks a lot.